हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल सी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस कौन सा था। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, विकल्प ए, विकल्प बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा होगा कोलिशस। क्या होगा? कोलिशस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कोलिशस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दिसंबर 1943 में 1943 में हाँ 1943 में टॉमी फ्लॉवर्स के द्वारा विकसित किया गया और यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, कोलिशस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। ये हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है और कब आया था? 1943 में आया था। कब आया था? 1943 में। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एडसेक का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका क्या होगा, विकल्प ए, विकल्प बी या फिर सी या डी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं, विकल्प सी है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। यहाँ पर एडसेक 6 मई 1949 में 6 मई 1949 में मैरिस विल्क, ठीक है, मैरिस विल्क के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, एडसेक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसको जरा नोट कर लेना है। ठीक है, मैरिस विल्क के द्वारा। और यह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये हमारा किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इसको जरा नोट कर लेना। ये जो प्रश्न है आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एडबैक का पूर्ण रूप क्या है। तो विकल्प ए, विकल्प बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होगा, विकल्प ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्कार्ड वेरिएबल ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है आपको याद कर लेना है और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एडबैक आपका कब आया? एडबैक हमारा कब आया? तो एडबैक आपका जो आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में आया। इसके फाउंडर कौन है? जॉन प्रेस्पर एकॉर्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जॉन मॉर्चली के द्वारा विकसित किया गया। और यह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। एडबैक आप पूछ लिया जाए कि एडबैक हमारा किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो एडबैक हमारा किस पीढ़ी का है? फर्स्ट जनरेशन है ना। किसका है? फर्स्ट जनरेशन। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर हमारा कौन सा है? विकल्प ए, विकल्प बी या फिर सी। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग भाई लाइक करते रहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका हमारा क्या होगा, यूनिवैक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका हमारा क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यूनिवैक है। तो ये देखिए, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिवैक की फुल फॉर्म भी आ जाती है। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कब आया? 1951 में आया। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? जॉन प्रेस्पर एकॉर्ड, जॉन मॉर्चली। इनके द्वारा विकसित किया गया। और यूनिवैक भी हमारा किस पीढ़ी का है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। इन प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। ये प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं, एनएक की फुल फॉर्म क्या है? एनएक, विकल्प ए या फिर विकल्प बी
या सी या फिर डी। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो कौन सा होगा, विकल्प ए, ठीक है। इसी प्रकार से इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। ENAC पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न आ जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल वाला, ENAC। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ENAC कब आया, तो 1946 में आया। ENAC कब आया, 1946 में आया। इसके भाई आपको फाउंडर याद करके रखना है, इसके फाउंडर आपको याद करके रखना है, ठीक है। और यह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि ENAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर है या किस जनरेशन में आया। तो ये हमारा किस जनरेशन में आया, प्रथम जनरेशन में आया, ठीक है। कब आया, प्रथम जनरेशन में। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो पंच कार्ड का आविष्कार विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर डी। तो यहाँ पर हमारा होगा हरमन होलीरथ। तो क्या होगा, हरमन होलीरथ, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, ठीक है, हरमन होलीरथ ने किया। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पंच कार्ड का उपयोग जानकारी रिकॉर्ड और स्टोर करने के लिए किया जाता है। पंच कार्ड का उपयोग हम लोग काय के लिए करते हैं, ठीक है, जानकारी रिकॉर्ड या फिर स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हरमन होलीरथ ने डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का आविष्कार कब किया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विकल्प ए, विकल्प बी या फिर सी या डी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1980 के दशक में किया गया। कब किया गया, 1980 के दशक में। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमने चलिए आंसर को हाईलाइट कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। पंच कार्ड को होलीरथ कार्ड या IBM कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पंच कार्ड को और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे होलीरथ या फिर IBM कार्ड, किस नाम से जानते हैं, IBM कार्ड या होलीरथ कार्ड। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प है ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रयोग होता है, ULSI। क्या होता है, ULSI होता है, ठीक है, क्या होता है, ULSI। और पांचवी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी और आ गई थी, ULSI के साथ साथ हमारी AI भी आ गई थी। कौन सी आ गई थी, AI, ठीक है। AI क्या होता है, जैसे कि जो हम लोग गूगल में बोलते हैं ना, उसी तरीके से गूगल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी है, AI, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI की फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि AI की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI, अब इसकी फुल फॉर्म भी आपकी आ जाती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। और AI, तो AI हम आपको बता ही चुके हैं। इसी प्रकार से चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। VLSI का पूरा नाम और VLSI हमारा किस जनरेशन में आया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, विकल्प ए, विकल्प बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर चलिए हम आपको फुल फॉर्म बता ही चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसके थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं। VLSI की फुल फॉर्म आपकी क्लियर हो गई है। VLSI तकनीक का उपयोग किस जनरेशन में हुआ या फिर किस पीढ़ी में हुआ। तो VLSI का उपयोग हमारा चौथी पीढ़ी में हुआ है और इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। और VLSI किस में आया, VLSI हमारा कब आया, चौथी जनरेशन में, ठीक है, ठीक है। और इसी प्रकार से ULSI हमारा कब आया, फिफ्थ में, ठीक है, किस में आया, फिफ्थ में। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है।
तो पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट पीढ़ी, ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, मशीन। किसका प्रयोग किया जाता है, मशीन। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज में आपका यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर होते हैं बाइनरी, इसमें सिर्फ आपका 0 और 1 ही सिर्फ प्रयोग में आता है, ठीक है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है, तो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। अब इसमें कौन कौन सी संख्या आती हैं, 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता था, तो किसका किया जाता है, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज में हमारी कौन कौन सी वो आ जाती हैं, ठीक है, बाइनरी। और बाइनरी में हमारी कौन कौन सी संख्या होती हैं, 0 और 1। अब बाइनरी के अलावा देखिए बाइनरी आ जाता है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन इसी को 2 घातीय संख्या भी कहते हैं। 2 घातीय संख्या का बेस कितना होता है, 2 घातीय संख्या का बेस हमारा होता है कितना, 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिस GIGO को कहा जाता है और जिसका अर्थ है, तो GIGO की फुल फॉर्म हमारी होती है, अच्छा चलिए बताइए, विकल्प ए, विकल्प बी, या फिर सी, या फिर डी। तो GIGO की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका क्या होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं शुद्धता के लिए, एक्यूरेसी के लिए। तो ध्यान में रखना है कि GIGO का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो GIGO का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, एक्यूरेसी के लिए। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में स्टोरेज उपकरणों की गति को आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, रैम दिया गया है ए, बी को क्या कहा गया, हार्ड डिस्क, ठीक है। इसी प्रकार से सी को कैच कहा गया है, फ्लॉपी कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ठीक है, डी का मतलब क्या होगा, फ्लॉपी, ठीक है, क्या होगा, फ्लॉपी। फिर क्या दिया गया है, बी को क्या कहेंगे, हार्ड डिस्क, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, ए को कहेंगे रैम, ए को क्या कहेंगे, रैम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी मतलब फ्लॉपी, फिर हमारा क्या आएगा, कॉमा, बी क्या है, हार्ड डिस्क, HARD, ठीक है, हार्ड डिस्क। ये चलिए इसको देख लेना, हार्ड डिस्क। फिर हमारा क्या होगा, कॉमा, ए रैम, फिर हमारा क्या होगा, कैच, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। चलिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क बाजार में कब आई, तो पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क बाजार में कब आई थी, तो चलिए यहाँ पर आप लोग बताइए कब आई, विकल्प ए, विकल्प बी, सी, या फिर डी। तो यहाँ पर चलिए पहली बार जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क को कहते हैं सीडी कहते हैं। यहाँ पर सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पर अब आपका क्या होगा, 1982। तो चलिए इसको हम पहले हाईलाइट कर देते हैं। तो इसका हमारा क्या होगा, 1982 में आई। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि सीडी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो सीडी में लेज़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब आप सीडी को रखते हैं, ऐसा ना गोल गोल आपकी सीडी होती ना, जब आप उसमें रखते हैं तो यहाँ नीचे एक आपका लेंस लगा रहता है और सीडी पर लाइट पड़ती है। तो किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, लेज़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। सीडी में स्टोरेज, सीडी में कितने MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो ध्यान में रखना है 700 MB। इसी प्रकार से थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि सीडी के फाउंडर कौन है, तो जेम्स रसेल के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। जेम्स रसेल के द्वारा हमारी सीडी विकसित की गई। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सीडी कब आई
1982 में आई। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है? लेज़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। और सीडी को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, पेरीफेरल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? पेरीफेरल पोर्ट, तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है विकल्प ए विकल्प ए, या फिर विकल्प बी, या सी, या फिर डी। तो यहाँ पर पेरीफेरल पोर्ट का प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं? प्रिंटर के रूप में करते हैं। तो चलिए हम पहले इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको पेरीफेरल पोर्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं, यहाँ पर आ गए। अब पेरीफेरल पोर्ट कैसा होता है इसको चलिए हम आपको बताते हैं। तो पेरीफेरल पोर्ट आपका ऐसा होता है जैसे कि हमारे जो सिस्टम होते थे, सिस्टम में यहाँ पर हमारी इस तरीके से जो प्रिंटर लगता था, तो इसको कहते थे पेरीफेरल पोर्ट। अब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि पेरीफेरल पोर्ट में कितने पिन होते हैं? पेरीफेरल पोर्ट में आपके कितने पिन होते हैं? तो पेरीफेरल पोर्ट में आपके 25 पिन होते हैं। इसको ज़रा नोट कर लेना कि पेरीफेरल पोर्ट में कितने पिन होते हैं। तो कितने होते हैं? 25। तो इसी प्रकार से ये आपको समझ में आया होगा। इसको ज़रा आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपके कितने पोर्ट मिलेंगे? 25। अब यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ बता दिया 25 होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कीबोर्ड में, कि कीबोर्ड में जो आपके पिन होते हैं उसमें कितने कीबोर्ड में कितने पिन होते हैं? तो कीबोर्ड में आपके 6 पिन होते हैं, ठीक है। और जो बीजीए केबल हमारी होती है, बीजीए, है ना, बीजीए केबल में हमारे 15 होते हैं। और पेरीफेरल पोर्ट में कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। तो इनको जरा आप नोट कर लेना। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डीवीडी की शुरुआत कब हुई? तो डीवीडी की शुरुआत कब हुई, और इसकी भाई फुल फॉर्म भाई आपको याद कर लेना, ठीक है। डीवीडी की शुरुआत कब हुई? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, या फिर डी। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि डीवीडी की शुरुआत हमारी 95 में हो गई थी, ठीक है। डीवीडी की शुरुआत कब हो गई थी? 95 में, लेकिन 96 में प्रचलन में आ गई थी, ठीक है। कब आ गई थी? 96 में। अगर 95 विकल्प नहीं दिया जाता है तो हम जो 96 पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर शुरुआत पूछी गई है तो क्या होगी? 95 में। अब क्वेश्चन आ जाता है कि डीवीडी कब प्रचलन में आई? तो 96 में आ गई थी, ठीक है। आमतौर पे डीवीडी के बारे में सभी लोग जानने लगे थे, ठीक है, 96 में। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो इसका हमारा क्या होगा? 95। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला डेटा और प्रोग्राम कहाँ उपलब्ध होता है? तो विकल्प ए, विकल्प बी, सी, या फिर डी। तो ये हमारा कहाँ होता है? स्टोरेज में होता है। कहाँ होता है? स्टोरेज में। इसी प्रकार से चलिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कहाँ होगा? ठीक है, स्टोरेज में होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक पेन के आकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग सूचना दर्ज करने या फ़ोन की टच स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है? तो चलिए इस पर जल्दी से बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इसका क्या होगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, उसके बाद जो है आपको क्या करना है? आंसर करना है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका हमारा होगा, चलिए हाँ, तो देखते हैं स्टाइलिश। क्या होगा? स्टाइलिश। तो इसको हम पहले हाईलाइट करके आपको दिखा देते हैं क्या होगा। हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट कर दिया स्टाइलिश। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अब। लाइट पेन का उपयोग CRT, तो यहाँ पर CRT अलग अलग होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहे हैं CRT मॉनिटर पर इनपुट के लिए होता है। लाइट पेन का प्रयोग क्या करते हैं? जो हमारे CRT मॉनिटर होते हैं उससे प्रयोग करते थे। जबकि स्टाइलिश, ये जो हमारा दिया गया ना स्टाइलिश,
स्टाइलिस्ट का उपयोग मोबाइल और टैबलेट पर इनपुट के लिए होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, इस प्रश्न का अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है, पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही है, क्या होगा, ट्रू, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होगा, ट्रू। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे पेरिफेरल डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान होता है। अगर जो पेरिफेरल डिवाइस होती है ना, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं और यह आकार में छोटी होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, इनमें कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पेरिफेरल डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइस आपकी वो डिवाइसें होती हैं जिनको हम अलग से लगा लेते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, अलग से लगा लेते हैं। तो चलिए बताइए क्या होगा, विकल्प ए या फिर विकल्प बी या फिर विकल्प सी या डी। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा हमारा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा इसका होगा, ये देखिए बोल रहा है कि पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो भाई माउस हमारा होता है, कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर भी होता है, लेकिन मदरबोर्ड नहीं होता है। तो इसका क्या होगा, मदरबोर्ड। चलिए इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर आ गए, क्या होगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारा पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंटआउट को डिजिटल डेटा में बदलता है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या करके रखा हुआ है, आपने कोई प्रिंट आउट निकाला है ना, उसको आपको क्या करना है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर का उपयोग करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, स्कैनर का। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, स्कैनर, है ना, क्या होगा, स्कैनर होगा। चलिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर आ गए, हाईलाइट कर देते हैं। ओके, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में बदलता है। ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कौन बदलेगा, है ना, यहाँ पर ये देखिए, ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कौन बदलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, साउंड कार्ड। क्या होगा, साउंड कार्ड। चलिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, एक प्रिंटर एक दस्तावेज की कार्बन प्रतियां मुद्रित कर सकता है, निम्नलिखित में वह कौन सा प्रिंटर है। तो यहाँ पर हमारा किस प्रिंटर के अंतर्गत आ जाएगा, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक। तो ये हमारा क्या होगा, डॉट मैट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, डॉट मैट्रिक। चलिए अब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इस प्रश्न को ज़रा आप लोग अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, काफ़ी बार देखने को मिला है। इसी प्रकार से बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। उच्च गुणवत्ता वाला आपको क्या करना है, ग्राफिक्स प्रिंट निकालना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, लेज़र, इंकजेट, फ्लोटर और यहाँ पर डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो चलिए भाई यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या होगा, फ्लोटर। क्या होगा, फ्लोटर। तो यहाँ पर फ्लोटर क्या होता है, जिस पर हम लोग फ्लेक्स छपवाते हैं। क्या छपवाते हैं, फ्लेक्स। जिस पर फ्लेक्स छपवाते हैं उसी को कहते हैं फ्लोटर। फ्लोटर कितने टाइप का होता है, अच्छा यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर तो आपका फ्लोटर दिया गया है, लेकिन हिंदी में आपको लिखा हुआ मिल सकता है प्लांटर, प्लांटर, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांटर और फ्लोटर एक ही चीज़ है, ठीक है। हिंदी में प्लांटर लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में फ्लोटर मिलेगा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में कौन प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी में मुख्य मेमोरी में कॉपी करता है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए, विकल्प बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, लोडर। इसको चलिए हाईलाइट कर देते हैं, इसका क्या होगा, हाईलाइट, ठीक है, लोडर। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है,
4 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहा जाता है? 4 अंक के बाइनरी समूह को क्या कहते हैं? विकल्प ए, बी, सी या फिर डी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? निब्बल। तो चलिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर आ गए, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, निब्बल कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। एक निब्बल किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर। तो इस पॉइंट को जरा आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना। ये वाला प्रश्न आपका कई बार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होगा विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर डी। तो यहाँ पर हमारा उदाहरण नहीं है वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, क्या नहीं है? वर्ड प्रोसेसर। चलिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? अब विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या उपरोक्त सभी, है ना, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आ जाता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? विकल्प ए, विकल्प बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, OSS। ठीक है, चलिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। भाई सभी लोग लाइक कर दीजिए, है ना, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ट्रू। बिल्कुल सही है, हमारा यहाँ पर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ट्रू। इसको चलिए हाईलाइट कर देते हैं ये। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा नहीं है विकल्प ए, विकल्प बी, सी या डी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है MS ऑफिस। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या होगा। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, शेयर भी कर दें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।